श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम। अब इस बहुत ही भव्य कार्यक्रम जो हम पहली बार यहाँ सराज विधानसभा क्षेत्र के इस क्षेत्र में आयोजित कर रहे हैं, किसी सराज युवा खेल एवं सांस्कृतिक उत्सव के नाम पर रखा गया है। और सांस्कृतिक कार्यक्रम के इस समापन अवसर पर आज हमारे बीच में डिप्टी कमिश्नर मंडी, एसपी मंडी, मंच पर बैठे सभी महानुभाव और खास तौर से इस आयोजन के लिए जिनने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उस कमेटी के सभी पदाधिकारी, सभी सदस्य, नाम लेने लगूं तो बहुत लंबा वक्त लगेगा, इसलिए मैं आज के इस कार्यक्रम में सबका नाम लेना छोड़ रहा हूं। उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, आप सबका बहुत बड़ा स्नेह, सहयोग, समर्थन सदैव मिला है। और ये सफर आप सबके सहयोग से निरंतर बिना रुके बिना झुके चल रहा है। जो भी इस सफर के सहयोगी बने, साथी बने, चाहे आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में यहां पर उपस्थित हैं, चाहे आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में यहां पर उपस्थित नहीं हैं, चाहे आज वो साथी हमारे बीच में जीवित हैं, और मैं तो उनको भी स्मरण करना चाहूंगा जो साथी आज हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन कदम मिला करके वो भी हमारे सफर के साथी बन करके हमें अपना आशीर्वाद देते रहते। उन सभी को मैं नमन करता हूं, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं और उन सब के प्रति मैं कृतज्ञ हूं। एक वक्त था जब हम सब लोग कुछ साथियों के साथ इस यात्रा पर निकले तो परिहास का विषय बना, मजाक का विषय बना। कहां जा रहे हो, किसने सलाह दी आपको जाने की, कौन है ये लोग, और ऐसे एक नहीं अनेक प्रश्न हमारे सामने खड़े होते थे। जहां संभव हो पाता था हम उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करते रहे, जहां हमें लगा कि संभव नहीं है प्रश्न का उत्तर देना, तो वहां बिना प्रश्न का उत्तर दिए हुए आगे बढ़ते रहे। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत सारे लोग जो सारे उस सफर में हमारे उस दौर को बहुत करीबी से देख रहे थे, धीरे धीरे एक विश्वास जगा, एक उम्मीद जगी। कुछ ने कहा कि आप चलते रहो, हम आपके साथ हैं। कुछ ने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे, और कुछ ने कहा कि आप जितना चलते हैं, जितना चलेंगे, उससे हम ज्यादा चलेंगे, और इस कदर ये सफर आगे का बढ़ता रहा। और आज
मां की प्रसन्नता है कि वह सफर आप सबकी शुभकामनाओं से, आप सबके आशीर्वाद से एक मुकाम पर पहुंचा है जहां हिमाचल प्रदेश में सबको पहुंचना संभव नहीं होगा। और मैं इस बात को भी महसूस करता हूं, आज के इस कार्यक्रम का यहां पर आयोजन ये जो किया गया, इस स्थान का भी बहुत बड़ा महत्व है। पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव चला हुआ था और उस विधानसभा के चुनाव के सिलसिले में हम लोगों के बीच में जन समर्थन देने के लिए पहाड़ों पर चढ़ करके सहयोग मांग रहे थे। अचानक मुझे फोन आता है शिमला से, और शिमला से फोन पर मुझे कहा जाता है पार्टी के कार्यालय से कि परसों सुबह 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी आपके विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम करना चाहते हैं। मैं सोचने लगा, हमने कार्यक्रम के लिए आग्रह किया नहीं था, और मैं इस बात को भी सोचने लगा, ये कार्यक्रम एक दिन के अंदर अगर करना है तो कैसे किया जाएगा। और मैं ये भी सोचने लगा कि ये कार्यक्रम में तो पहाड़ पर पैदल चला हुआ था, अगर इस कार्यक्रम का आयोजन करना भी है तो कहां किया जा सकता है। ऐसी विचित्र सी परिस्थिति मेरे सामने थी, और मैंने विनम्र होकर के कहा कि हमारा कार्यक्रम यहां पर ठीक चला है, मैं जैसे कैसे इस सीट को निकाल लूंगा, हम जीत लेंगे हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों के समर्थन और सहयोग से। लेकिन एक दिन के समय में इस कार्यक्रम का आयोजन करना मेरे लिए संभव पड़ा लग नहीं रहा है, मुश्किल लग रहा है, और मैं पहाड़ पर चल रहा हूं, पैदल चला। उन्होंने कहा कि हम थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन बात करने के पश्चात थोड़ी देर बाद मुझे दोबारा संदेश आता है कार्यक्रम होगा ही, और परसों सुबह 10 बजे होगा। मैंने साथियों से चर्चा की, बात की, अपनी आगे की यात्रा को वहीं रोक करके वापिस मुड़ा। कहां किया जाए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम एक दिन के अंदर, तो तय हुआ कि हम थुनाल में कार्यक्रम करें। जगह तो तलाशने लगे कि एक इस कार्यक्रम के लिए हमको बड़ा स्थान चाहिए, लोगों को लाना है तो बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए, कैसे किया जाए। पूरी रात भर यहां पर मशीनें चलाई गई, ग्राउंड नहीं था, सरकारी स्थान पर करना संभव नहीं था, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी। और यहां जिस स्थान पर हम खड़े हैं, ये स्थान भी ऊपर नीचे ऊपर खाबड़ था। 2-3 मशीनें जो उपलब्ध हो पाई, उन मशीनों को लगाया, और उसके बाद इस ग्राउंड को थोड़ा समतल किया, और समतल करने के बाद यहां पर कार्यक्रम का आयोजन यहां पर तय हुआ। और यही इसी जगह अमित शाह जी अपने निर्धारित समय से के मुताबिक पहुंचे और आप सबको यहां पर संबोधित किया। वो उस दिन का ऐतिहासिक पल था जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने इस बात का जिक्र किया अपने भाषण में। मैंने तो स्वागत में, अभिनंदन में 2 शब्द कहे, उसके बाद मैं ज्यादा नहीं बोला। और मैंने इतनी ही बात कही कि सराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों का स्नेह, सराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों का प्यार मुझे सदैव मिला है, और अब की बार भी मिलेगा। मैं 5वीं बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहुंचूंगा, निश्चित रूप से पहुंचूंगा, ये आश्वासन मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उस वक्त दिया। लेकिन भाग्य में क्या मालूम, ऐसी भी कई बार चीजें होती है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी अपने संबोधन के लिए खड़े हुए
और संबोधित करते हुए अपने भाषण को जब समाप्त करने की दिशा में आगे मोड़ा तो उन्होंने कहा कि मैं आपके इस विधानसभा क्षेत्र में आया हूं, विशेष रूप से आया। आप सबने बहुत बड़ा सहयोग दिया। जिस विधानसभा क्षेत्र में मेरी पार्टी की जमानत जब्त होती थी, उस विधानसभा क्षेत्र में आपने इस पार्टी को मजबूत किया। जयराम ठाकुर को 4 बार आपने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहुंचाया। जयराम ठाकुर पार्टी के अध्यक्ष बन लिए। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में मंत्री रहे और विनम्र आग्रह के साथ उन्होंने अपनी बात पूरी की और कहा कि आप 5वीं बार इनको चुन करके भेजिए, हम इनको बहुत बड़ा आदमी बनाने वाले हैं। सब सोचने लगे, आकलन लगाने लगे कि क्या बोला, इसका अभिप्राय क्या है, इसका मतलब क्या, ये बड़ा आदमी क्या होता है, ये बड़ी जिम्मेवारी का जिक्र करके गए राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसका मतलब क्या होता है। और संदेश दे करके, संकेत दे करके यहां से चले गए। लेकिन उसके बाद उस भाषण के पश्चात मैंने देखा कि लगातार मुझे पूरे हिमाचल प्रदेश से लगातार फोन आया कि बहुत बड़ी बात अमित शाह जी कह करके चले गए। इस बात को तोड़ने की कोशिश करो, उस बात को सोचने, इस बात का आकलन करने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करिए। और मंडी, कुल्लू में सब जगह, जहां खासतौर से मंडी के जिले में, कुल्लू के जिले में इस बात को लेकर के बहुत बड़ा उत्साह, और उस उत्साह के साथ हम आगे बढ़े। भाई और बहनों, आप सबका सहयोग भी उसके अनुरूप मिला। मैं चुनाव जीता, 4 चुनाव उससे पहले जीत चुका था, लेकिन 10,000 का आंकड़ा कभी पार नहीं किया था। जब पिछली बार का चुनाव हुआ तो हम 12,000 के आंकड़े पर पहुंचे। इस बात के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और बाद में परिस्थितियां इस प्रकार से बनी, चुनाव का परिणाम निकला, हम कहीं नहीं गए, कुछ नहीं बोला, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि अब की बार स्वराज को यह अवसर देना चाहिए, प्रदेश के नेतृत्व का, और वो नेतृत्व आप सबके सामने काम कर रहा है। इसलिए मैं इन बातों का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि बहुत सारी बातें जो हमारे इस यात्रा के हिस्सा बने हुए हैं, उनको हमेशा हमको याद करना चाहिए, उन साथियों को भी, उन घटनाओं को भी। और आज के इस कार्यक्रम में, आज आपके बीच में उसी स्थान पर मैं खड़ा, अब फिर से 4-4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के पश्चात चुनावी वर्ष में है, और चुनावी वर्ष में आगे बढ़कर के फिर से आप सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है, जो सदैव आपका मिलता रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब की बार और भी ज्यादा बेहतर ढंग से हम आगे बढ़कर के काम करने की स्थिति में और आज के इस आयोजन के लिए विशेष तौर से मैं जिक्र करना चाहूंगा। जब भी मैं आ रहा हूं इस विधानसभा क्षेत्र में, तो एक ही बात होती है कि आओ और यहां उद्घाटन करो, उद्घाटन करने के बाद कुछ मांगे होती है, इलाके की इन मांगों को पूरा करो। मेरे को एक दिन तो ऐसा भी होना चाहिए जब मेरे सराजी भाई मेरे को बुलाएं और मांग भी ना करे, और हम भी उन लोगों के साथ खुल करके उनको सुने, उनकी बात सुने, उनका कार्यक्रम देखें। ऐसा क्या किया जा सकता है? तो कुछ आदमी ने कहा कि महिलाओं का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन हमारे हर कार्यक्रम में होता है। महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह बहुत बेहतर ढंग से अपना काम कर रहे हैं। हमने कहा इनके लिए कोई कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए। दूसरा सुझाव आया कि युवा हमारे साथ हैं, लेकिन उनके लिए कोई गतिविधि देनी चाहिए, एक्टिविटी देनी चाहिए। उस दृष्टि से यह भी जरूरी है युवाओं को भी कार्यक्रम के लिए जो है विशेष तौर से
एक निमंत्रण देना चाहिए जिसमें युवाओं का भी पार्टिसिपेशन हो, महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन हो। फिर जाकर के तय हुआ कि इस प्रकार का एक कार्यक्रम करेंगे पूरे सराज विधानसभा क्षेत्र का, और उस सराज विधानसभा क्षेत्र के इस कार्यक्रम में आज हम और कुछ नहीं, उस कार्यक्रम में आकर के आप सब लोगों के बीच में बैठेंगे, आप लोगों का कार्यक्रम देखेंगे, और जो आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों से इस कार्यक्रम के आयोजन के सिलसिले में जो प्रयास किया है, उस सारी बात के लिए जो है मैं उस सारी चीज को यहां आपके सामने में आपके बीच में देख सकूं और उसके बाद उस पर बोल सकूं। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे नौजवानों ने बहुत बेहतर ढंग से काम किया। सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, सारी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। और मैं ये भी देख रहा था, बड़ा दिलचस्प अंतर हमारे सामने, इस आयोजन के लिए मेरे ऑफिस से नरेश जी विशेष तौर से इसमें लगे हुए थे, और उनके साथ साथ में हमारे इस कार्यक्रम का आयोजन करने की दृष्टि से जो हमारी युवाओं की जो टीम लगी हुई थी, जिसमें हमारे शरण पंचायत के हमारे प्रधान जी और उनके साथ में और पूरी जो टीम बनाई गई थी, उन लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया। उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। बड़ी दिलचस्प बात है कि महिलाएं यहां पर शहर में भी क्रिकेट खेलने के लिए आ गए। जहां 265 नौजवानों ने उसमें भाग लिया, 265 टीमों ने भाग लिया, वहां पर 64 टीम जो है वो महिलाओं की थी, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात और है, वॉलीबॉल में भी 67 टीमें जो है महिलाओं की थी जिनमें भाग लिया, बैडमिंटन में 71 टीमें थी उनमें भाग लिया। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात थी, पहले मैं सोच रहा था जब इसकी गेम की हमारी सूची बन रही थी कौन कौन सी गेमें, तो मैंने कहा कि कबड्डी रहने दो, महिलाएं कहां खेलेंगी कबड्डी। यहां मैं देख रहा हूं तो कबड्डी खेलने में हमारे नौजवानों की टीमें 96 थी और महिलाओं की टीमें 177 थी। इसलिए खासतौर से मैं महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बेहतरीन ढंग से आपने काम किया। और इस सारी गेम के सारे इस कार्यक्रम के लिए हमारा बड़ा स्पष्ट था, हमने तय किया था इसमें इस चीज का महत्व नहीं है कौन पहले पर, कौन दूसरे पर, कौन तीसरे पर, किसको इनाम मिला किसको नहीं मिला। हम ये चाह रहे थे कि हमारा सभी वर्गों का पार्टिसिपेशन, महिलाओं का पार्टिसिपेशन उसमें हो, हमारे युवाओं का पार्टिसिपेशन उसमें हो, वो आए आगे बढ़ करके और इस महोत्सव का हिस्सा हो। इस दृष्टि से मैंने खासतौर से इस बात के लिए आग्रह किया। और मेरी पत्नी कह रही थी, साधना कह रही थी कि मैंने उनको कहा कबड्डी रहने दो, तो ये मुझे कह रहे थे आप बोल रहे थे कबड्डी रहने दो। देखो कबड्डी में सबसे ज्यादा महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, सबसे ज्यादा। फिर मैं आप सब करूं और बहुत बहुत बधाई। जो टीमें जीती उनको मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से सब जीते हैं, कोई हारा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है जीतने हारने के लिए कोई ये सारी चीजें। और पिछले कई महीनों से, महीनों नहीं सालों से, लगभग 2 सालों से लगभग ऐसी स्थिति है, स्थिति ऐसी रही इस कोरोना के कारण हम निकल ही नहीं पाए, मेले भी बंद हो गए, टूर्नामेंट भी बंद हो गए, इस प्रकार के आयोजन भी बंद हो गए। लेकिन अब की बार जब कोविड का ये दौर समाप्त हुआ तो मुझे इस बात की खुशी है कि आप सबने बहुत बेहतर ढंग से इस टूर्नामेंट का जो है, इस कार्यक्रम, इस फेस्टिवल का जो है यहाँ पर आपने आनंद भी लिया। अलग अलग जगह पर देख रहा था, बारी चौकी में, सरोवर में देख रहा था, मैं खांची में, सब जगह जहां जहां भी कार्यक्रम किए
सैकड़ों की संख्या में महिलाएं वहां पर कार्यक्रम का हिस्सा बनी हुई, युवा उसके हिस्सा बने हुए और वहां पर अच्छी तरह से एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट कर रहे थे। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबसे बड़ी बात एक ही चीज उसमें है कि हम समाज के लोग मिलकर के आगे बढ़ेंगे, खेलते हुए भी आगे बढ़ेंगे, संघर्ष करते हुए भी आगे बढ़ेंगे, मेहनत करते हुए भी आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई करते हुए भी नौजवान आगे बढ़ेंगे, बेटियां आगे बढ़ेंगी। हर क्षेत्र में हमारा समाज आगे बढ़े और उसमें राजनीतिक क्षेत्र की भी अगर बात आती है तो हम समाज के लोग फिर से आने वाले समय में आगे बढ़कर के उसी स्थान को, उसी सम्मान को हासिल करें जो हासिल किया। हर क्षेत्र में हमने इस 4.5 साल के कार्यकाल में काम करने की कोशिश की है और इस बात से आप सब भी सहमत है, काम कभी खत्म नहीं होते हैं। जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन काम खत्म नहीं होता। ये दौर चलता रहेगा लेकिन कभी हमको ऐसा भी दौर निकालना चाहिए जिस दिन काम की बात नहीं करें, हम अपनी बात करें, हम कैसे हालात में हैं, क्या चल रहा है, सारी बातों को लेकर के। और यहां हमारे साथ बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं, बहुत सारी माताएं बहनें यहां पर बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं। मैं सही मायने में आप सबसे इस बात के लिए मैं क्षमा भी चाहूंगा, माफी भी चाहूंगा इस बात के लिए विशेष तौर से। जैसा मैं मिलता था सबके साथ, जैसे हम रहते थे आपके साथ, जितना मैं समय आप सबके बीच में गुजारता था, जितना मैं आप सबके सुख दुख में शामिल हुआ करता था, उतना नहीं हो पा रहा हूं। हालात इस तरह के हैं जिसको आप अच्छी तरह से समझते हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन मेरी भावनाएं सदैव आपके साथ उसी तरह से जुड़ी हुई है। आप मुझे उसी तरह से करीब महसूस करते होंगे जिस प्रकार से मैं करीब महसूस करता। कई बार बहुत मुझे दुख इस बात को लेकर के होता है। बहुत सारे लोगों से मैं निकाल कर रख देता हूं कि आज मैं इन लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन काम में उलझ करके रह जाते हैं। और जब काम में उलझ करके रह जाते हैं तो ऐसे में उन लोगों से, जिन लोगों से बात करने का मन होता है, जिन लोगों का हालचाल पूछने का मन होता है, उनसे बात नहीं हो पाती, क्योंकि उसके लिए भी समय चाहिए होता है। आप सब शिमला आते हैं मिलने के लिए, आप यहां पर कार्यक्रम में आते हैं, मैं अलग अलग जगह जाता हूं कार्यक्रम में, सब लोग भीड़ में अपनी बात एक शब्द में, दो शब्दों में, एक लाइन में, दो लाइन में कह करके ही पूरा कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबी बात आप नहीं कह पाते हैं, ज्यादा लंबी बात आप सुन नहीं पाते। इसलिए इस बात के लिए मैं आप सबसे क्षमा भी चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, आप सबकी एक शब्द में कही हुई बात वह मेरे दिल दिमाग पर बैठ जाती है। किसकी क्या दर्द है, किसकी क्या जरूरत है, किसकी क्या पीड़ा है, इसको मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूं, क्योंकि जिंदगी का बहुत लंबा वक्त आप सबके साथ बीता है, गुजरा है, और अच्छे में भी और बुरे। इसलिए मुझे समझाने की जरूरत है। मुझे कोई आदमी आप सबके बीच में से जहां भी मिलता है, जिस रूप में भी मिलता है, जब अपनी बात का वो जिक्र करने की कोशिश करता है, उसमें उसके टूटे फूटे शब्दों में वो भावनाएं व्यक्त हो जाती हैं, जिन भावनाओं के लिए मुझे लंबा सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मुझे लगता है कि जो मदद मैं कर सकता हूं तुरंत करने की कोशिश करता हूं। लेकिन ये भी सत्य है, आखिरकार मुख्यमंत्री होने के बावजूद मैं भी व्यवस्थाओं में बंधा हूं, मैं भी सिस्टम में बंधा हूं। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी के लिए मैं अपने तरीके से कुछ कर दूं और वो कानून के मुताबिक जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से नहीं हुआ। कानून के अनुसार, नियमों के अनुसार जो किया जा सकता है वो करने की कोशिश करता है। और आप अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं कि जो मदद मैं आप सबकी करने की कोशिश करता हूं उसमें करने में सफलता भी मिलती है। आज यहां पर माता बहनें बड़ी संख्या में है, पुरुष भी हैं, लेकिन पुरुषों को आज शायद मैं कल में थोड़ा पीछे बिठा दिया है, कुछ थोड़े कोने में बिठा दिया है, किनारे में बिठा दिया है। इसलिए पुरुष भाइयों से, मेरा नौजवानों से और मेरे बुजुर्गों से मैं क्षमा चाहूंगा, आप बुरा मत माने। आज का कार्यक्रम भैया, आज की नाची तो महिलाओं के लिए है, हमारी माताओं और बहनों की है। आज आप कार्यक्रम का आनंद लीजिए,
आप इस बात का मन में बोझ मत डालें कि नहीं ये महिलाएं आई और ये तो नाती डाल करके चले गई, हमारी नाती तो हुई नहीं। आपकी नाती भी हम सुनेंगे, आपकी नाती भी बेचेंगे। लेकिन आज इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि हमने हिमाचल प्रदेश में प्रयत्न किया है, कोशिश की है कि जितनी भी हम महिलाओं का सशक्तिकरण की दृष्टि से कर सकते हैं वो करने की हमने कोशिश की। और जिसका जिक्र हमारे साथी ने भी आता, यहां आंगनबाड़ी के मानदेय बढ़ाने की बात आई, आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ाया तो हमने बढ़ाया। आशा वर्कर के अगर मानदेय बढ़ाने की बात आई तो आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर हमने मानदेय बढ़ाया तो हमने बढ़ाया। एक मजदूर जो मजदूरी करता है उसकी दिहाड़ी बढ़े 50 रुपए दिहाड़ी। आज से पहले हिमाचल के इतिहास में कभी एक साथ नहीं बढ़ी। 50 रुपए दिहाड़ी का मतलब है एक महीने का 1500 साढ़े 1500 रुपए, यानी कि 1500 रुपए एक महीने का उसका बढ़ता है। चाहे वो चौकीदार है, चाहे वो नंबरदार है, चाहे हमारा आंगनबाड़ी में हमारी मिनी आंगनबाड़ी में सहायिका लगी है, आंगनबाड़ी वर्कर जो मिनी आंगनबाड़ी में लगी है, सभी के लिए जो मदद की जा सकती, चाहे खिचड़ी बनाने 900 रुपए का ही नहीं पड़े एक महीने। लेकिन हमने प्रयत्न किया उस दिशा में, हम आगे बढ़कर के काम किया। और अभी तो हमने ये भी किया कि हिमाचल प्रदेश में आबादी, हमारी महिलाओं की आबादी 50% है, कुल आबादी का 50% है। और हमने ये भी तय किया कि 50% महिलाओं की संख्या है तो आपसे बसों में आने वाले समय में किराया भी 50% ही देंगे। और यहां से शिमला का किराया कितना लगता है आपका? कितना लगता है बस का किराया? हाँ जी, सबने गाड़ी रखी है, आप लोग लगता है किराया भी पता है कितना किराया लगता है? हाँ जी, 500 रुपए। लाड़ा गया तो 5 रुपए, लाड़ी गई तो 250 रुपए। और ये जो बैठे हैं यहाँ पर लाड़े भी बैठे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन, आप भी तारीफ जाओ, खर्चा तो आपका हो रहा है, बच्चों को आपका छूटता है। कई जगह वो एक जगह मेरे को पुरुषों ने मैसेज भेजा, बोलते हैं महिलाओं के लिए आपने 50% किराया माफ कर दिया, हम पुरुषों ने क्या बिगाड़ा था? मैंने कहा बिगाड़ा कुछ नहीं था। आप लोगों को उनका धन्यवाद करना चाहिए, उनकी वजह से आपका बटुआ का खर्चा आधा हो गया। जब मैंने ये कहा कि मैंने कहा आपका भी खर्चा कम हो गया, बोलते बात तो सही है, बोलते हैं पैसे तो महिलाएं हमसे ही मांगती हैं ज्यादातर। लेकिन सबसे बड़ी बात कहूं कि मैं इस बात को देख रहा हूं कि महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से आज सेल्फ हेल्प ग्रुप का मैं देख रहा हूं कि हमने उसमें 25,000 रुपए हमने तय किया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए हम जो है जो रिवॉल्विंग फंड जो है वो 25,000 रुपए देंगे। बहुत सारी महिलाएं अपना काम जो है उस 25,000 रुपए डाल करके जो है काम शुरू करेंगे। हमने आगे बढ़कर कहा कि अगर लोन लेंगे आप तो 4% पर लोन देंगे आपको। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से हमने प्रयत्न किया है काम करने की कोशिश। और यहाँ योजनाओं का जिक्र करें तो उन बातों में जाएंगे तो बहुत लंबा वक्त जाएगा। मैं मोटी से बात कहना चाहता हूं, इस पंडाल में मैं कह सकता हूं, दावे के साथ मैं कह सकता हूं, जितने भी लोग बैठे हैं, कोई भी आदमी ऐसा नहीं होता जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी या हिमाचल प्रदेश सरकार की किसी योजना के कारण जो है लाभान्वित नहीं हुआ होगा। एक ना एक लाभ उसको निश्चित रूप से मिला, और कई बार कुछ लोगों को तो बहुत सारा मिला। मैंने एक सभा में कहा, मैंने कहा कुछ हमको कांग्रेसी दिखाई दिए सामने, तो कांग्रेसी सामने दिखाई दिए। मैंने कहा भाई कुछ मित्र कहते हैं कि बोलते जा रहे हमने कुछ नहीं किया, आपको भी बोलता हूं किचन कितना।
मैंने कहा यार ये बात ठीक है, तुम्हारी मान लेंगे, एक गल दसम आत्मा, मैं भी आपकी बात को मान जाऊंगा। मैं जब शान समान नहीं थारे खाते आए कि ना है, वो तो सोता है, फिर बोलते कि मोदी जी कुछ नहीं किया। मैंने कहा भाई एक गल हो दस, मैंने कहा कि भाई ये कोरोना फैला था, वैक्सीन लगी कि नहीं लगी? बोलते 100 भी लगी। मैं तो एक डोज लगी कि 2 लगी? वो 2 लगी। तो मैं क्या बोलती, तो आप बोलते कि जहर ने कुछ नहीं किया। मैंने आपको कहा कि यहां पंडाल में खड़े होकर तो कोई बताएगी कि मेरे घर में गैस का चूल्हा नहीं है, हम आज ही गैस का चूल्हा उसके घर में पहुंचा देंगे। कोई हाथ खड़ा नहीं हो पाया, सबने कहा कि गैस का चूल्हा हमारे घर में लगा है, हम खरीदने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन आपने गैस का चूल्हा हमारी रसोई में पहुंचाया है, घर के अंदर पहुंचाया है। अच्छा, मैंने कहा यहां पर 60 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं, पेंशन लगी कि नहीं लगी? उन पेंशन भी लगी। तो मैंने कहा तुम फिर बोलते क्यों ऐसे भी जा रहे थे, किसी ने किया खुद के रकम में सारी उम्र बहस करूँ, हमें कांग्रेसी पक्ष कांग्रेसी के रकम में तो बहस करूँ हम, तो वो बोले मुझे यह बोला ना, वो तो बोला ना सर बस। अब बेचारों उनका क्या कसूर है, उनसे सारी जिंदगी की अच्छे गुजर गई, उनको जब बोला जाए भी यही बोलना है, यही बोलना है। उनको आप सबके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब जो है उनके बीच में जाए और उनको बोलो कि जयराम ने हमको बोला है कि यही बोलना है कि हमने सब कुछ किया, आपके लिए जो भी किया जा सकता था उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है, ये संदेश देने की जरूरत है। 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को पेंशन का प्रावधान कांग्रेस की सरकार थी, 400 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में पेंशन पर खर्च होते थे, और आज हमारी सरकार 1300 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में सिर्फ पेंशन पर खर्च कर रही है बुजुर्गों के लिए। हमारे हैंडीकैप है, कोई वीडियो है, कोई उम्रदराज। और अभी हमने आगे बढ़कर के एक निर्णय और लिया हिमाचल दिवस का अवसर पर। हम भाषण देते हैं कि हमारा प्रदेश ऊर्जा राज्य है, हमारा प्रदेश ऊर्जा पैदा करता है, बिजली पैदा करता है, हम दूसरे प्रदेशों को देते हैं। भाई भाषण में तो अच्छा है, और हम सही मायने में ऊर्जा राज्य के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। 11,000 मेगावाट हम हिमाचल प्रदेश में जो हाइड्रो सेक्टर में जनरेट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद गरीब आदमी को उसका लाभ क्या? मैं गरीब आदमी को पूछा, मैंने कहा बिजली बिल कितना था? वो तो अस्थाई थे जैसा पुत्र 100 रुपए थे, बात 150 रुपए लाटू कितना है? वो लाटू असर 2-3 लाटू असर वो तय असते पुत्र 100 रुपए असत है। मैंने अधिकारियों को पूछा, मैंने कहा अधिकारियों से मैंने बात की, मैंने कहा 2 बल्ब पर भी 3 बल्ब पर भी बिजली का बिल जो है वो 60-70 पैसे ऊपर आ रहा है कि कैसे आता है? वो क्योंकि वो उसकी वजह से, उसके कारण ये है क्योंकि बोलता हूं 15 रुपए मीटर का फिक्स चार्ज लेते हैं। लाटू जड़ो तो ना जड़ो, मीटर घूमो तो ना घूमो, लेकिन उसके बावजूद 15 रुपए मीटर का कष्ट बिठाई जो है लगने के बाद आपको सारी उम्र देना पड़ेगा। मैं कहा और बोलता है, उसके बाद बोलता है 40 रुपए हर मीटर जहां भी लगा है हमको सर्विस चार्जेस लेने पड़ते हैं। मैं कितने हुए? 40 और 15 कितने? 55 रुपए। लट्टू जले चाहे ना जले, लट्टू एक जले चाहे 2 जले, लेकिन 55 रुपए कम से कम आपको किराया देना ही पड़ता था। ये आज से पहले का सिस्टम था, आज से पहले की एक व्यवस्था थी। कहीं में 2 घड़ी में लट्टू लगा के रखा हुआ, चाहे उन्हें बिजली लगा के रखी। पहले जमाने तो 2 घड़ी में कम ही लगाते थे, नलका भी कम लगाते थे, लट्टू भी कम लगाते थे। और कौन सा घर 2 घड़ी का ऐसा होगा? कहीं की लोग, ये तो घर से भी अच्छी 2 घड़ी बनी हुई है, क्योंकि जो वहां पर उनके पास जमीन है, वहां पर सेब पैदा होता है, आलू पैदा होता है, उन्हें वहीं पर अपना निवास बना। जब वहां पर हमने देखा कि बिजली का बिल इतना आ रहा है, हमने कहा गरीब आदमी को मदद करने के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। हमने हिमाचल दिवस
से पहले जिस दिन हिमाचल का पूर्ण राजत्व था 26 जनवरी को, उस दिन हमने तय किया हम हिमाचल प्रदेश में 7 यूनिट तक बिजली बिना पैसे के बांटेंगे, बिना पैसे के देंगे। और अभी आप सबको बिल आ रहा होगा मेरे ख्याल से, क्या बिल आया? कितने बिल आया? जिनके बिल ज्यादा करते 7 यूनिट तक जाते उनको तो बिल आएगा। जिन्होंने 7 यूनिट से कम खर्ची अभी तक, उनको कितना बिल आया? 0 बिल आया, कोई पैसा नहीं आया। और जुलाई के महीने के बाद में ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, जुलाई के महीने में जब होगा बिल आएगा तो 125 यूनिट खर्चने वाले को भी 0 बिल आएगा, कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। ये हमने तय किया। क्यों किया था? कांग्रेसी बोलते बोलते ये तो गलत आदत डाल दिया। मैंने कहा आपने लोगों को मुफ्त खोर बनाया। मैं कहा तुमने अगर नहीं बनना तो तुम दे दो करके, नहीं बनना तो तुम देते रहो, जितना देना सबका देना, सारे गांव का देना, गांव का देना तो सारे गांव का किराया तो नहीं दे दो। हमने गरीब लोगों के लिए तय किया। हिमाचल प्रदेश में जो लोग गरीब हैं, जो कम बिजली खर्च करते हैं, उनके लिए हमने तय किया। और मैं ये भी मैं कहना चाहता हूं, हम स्वाभिमान के साथ जीने वाले लोग हैं, हम स्वाभिमान के साथ काम करने वाले लोग हैं। आने वाले समय में सारी चीजों को लेकर के हमको आगे बढ़ना है। लेकिन फिलहाल हमने ये तय किया है कि गरीब लोगों के लिए मदद हो, इसलिए हमने तय किया 125 यूनिट तक बिजली जो है हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार फ्री देना शुरू करेगी। और उसके बाद आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में आप सबके आशीर्वाद से सरकार बनेगी। हिमाचल प्रदेश की रिसोर्सेज को और आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या क्या कदम उठाने होंगे, उसके लिए हम तब बात करें। लेकिन मैं इतना जो कहना चाहता हूं, हमने मदद करने की कोशिश की। आगे बढ़कर के और बात की, मैंने पानी वालों को पूछा, जल शक्ति मंत्रालय की, मैंने कहा हम जो गांव में जो नलके का बिल देते हैं, पानी का बिल देते हैं, इससे हमको कितना पैसा मिलता है? तो बोलता हूं एक नलके का जो है वो 34 रुपए लेते हैं। कितने लेते हैं? 34-35 रुपए लेते हैं शायद, कभी 2-2, 3-3 महीने का इकट्ठा लेते हैं। मैंने कहा कितना पैसा इकट्ठा होता है? बोले जी ज्यादा नहीं होता, 30 करोड़ रुपए होता। जब 72 लाख की आबादी में पानी का नलका हर घर में लग गया, लेकिन आधे से ज्यादा लोग बिल देते नहीं, आधे लोग से भी कम लोग बिल देते हैं। तो हमने कहा कि 30 करोड़ रुपए ही आता है। बोलते जी बहुत सारे लोग ऐसे जो बिल देते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं देते? बोलते नहीं देते, नहीं देते नहीं। तो हमने कहा जब नहीं देते हैं तो बाकियों से क्यों लेते हैं जो देते हैं? तो ऐसे में हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं, हम उनसे किसी से भी पानी का बिल भी नहीं लेंगे। सबके लिए पानी का बिल भी अपने मांग। थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन उसके बावजूद हमने तय किया कि जब सबके लिए नियम एक जैसा होना चाहिए तो सबके लिए एक जैसा ही होना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजों को लेकर के मैं आप सबके बीच में बात करने के लिए, लंबी बात हो जाएगी, मैं उतना लंबा कहना भी नहीं चाहता। मैं आप सबके बीच में इतना जरूर कहना चाहता हूं कि एक सफर के साथी बनकर के हम चलते रहे, और उस सफर के साथी बनते हुए आप सब लोगों ने हमको हौसला दिया आगे बढ़ने का। हम अपनी एक मंजिल तक पहुंचे, हिमाचल की एक पहचान बनाने में, हिमाचल की राजनीति में नहीं पूरे देश की राजनीति में सिराज अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ है। और उसके लिए मैं आपके संघर्ष में सहयोगी बनने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में मैं खास तौर से सभी जितने भी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, महिला मंडल ने पार्टिसिपेट किया, जो यहां पर पहुंची है उनका भी धन्यवाद करता हूं। जो यहां नहीं पहुंच पाई हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। उनके इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जो सहयोग उनकी ओर से मिला, उसके लिए मैं दिल से उनको बधाई भी देता हूं। और हो सकता है कुछ बातों को लेकर के कई जगह ऑर्गेनाइज करने में आगे पीछे हो गया होगा, कुछ कमी रह गई, त्रुटि रह गई, कसर रह गई। आने वाले समय में इस कार्यक्रम को और भी भव्य तरीके से हम प्लान करेंगे, ठीक तरह से प्लान करेंगे, ताकि इस कार्यक्रम को और बेहतर ढंग से कर सके। लेकिन फिलहाल हम जल्दी में हमने जो कार्यक्रम किया उसमें भी आप सबका अच्छा पार्टिसिपेशन रहा, उसके लिए मैं आप सबका जहां धन्यवाद करता हूं। और वहां मैं ये भी कहना चाहता हूं
मैंने बात कही कि हार जीत का कोई विषय नहीं, यहां सब जीते ही हैं और यहां पर जीत करके ही हमको आगे बढ़ना है। हम सब ये चाहते थे कि सब लोग, आप सब लोग इकट्ठा हो करके चलें, मिल करके चलें, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और मिल करके आगे बढ़ करके हम साथी सहयोगी बन करके आगे के सफर के लिए योजना बना करके आगे बढ़े। और उसके लिए हमने तय किया कि आप सबका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। तो आप सब लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। बाकी सारी चीजों को लेकर के मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम चुनाव के करीब, पिछले विधानसभा के चुनाव में भी मैं पूरे सराय विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायतों में दौरा करके आया था। अब की बार का ये चुनाव अलग तरह का होगा और ये संभव नहीं होगा बतौर मुख्यमंत्री कि मैं सभी जगह जैसे मैं पहले आता था वैसे मैं आ पाऊंगा। सभी पंचायतों में, सभी पोलिंग बूथ में आना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि चुनाव का परिणाम निकलने के बाद मैं सराय विधानसभा क्षेत्र की हर पंचायत में धन्यवाद करने के लिए मैं जरूर जाऊंगा। ये मैं आपके बीच में आपका आभार व्यक्त करने के लिए, और इसलिए इस दौर को आप लोगों ने संभालना है, ये आपके जिम्मे है। ये परीक्षा हमारी नहीं, ये परीक्षा मुझसे ज्यादा आपकी है और आपने परीक्षाओं के एक नहीं अनेक दौर पार किए हैं, सफलतापूर्वक पार किए। 2019 का लोकसभा का चुनाव था, हम आपके बीच में 2-3 बार चलते चलते आप आए, लेकिन ज्यादा समय नहीं दे पाए, लेकिन आप लोगों ने संभाला और इस विधानसभा क्षेत्र में 37,000 की बढ़त आपने उस चुनाव में दी, 37,000 की, जो आज से पहले कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री के क्षेत्र में लोकसभा के चुनाव में इतनी बढ़त कभी नहीं हुई, न विधानसभा के चुनाव में। और अभी भी इस भले ही उपचुनाव का परिणाम कुछ और तरह का रहा, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इस उपचुनाव में भी बहुत बड़ा सहयोग दिया। लगभग 22,000 की बढ़त आपने विधानसभा क्षेत्र से दी, उसके लिए भी मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे लिए बाकी चीजों का कोई अर्थ नहीं, कोई महत्व नहीं। कई लोग आएंगे हमारी गैर हाजिरी में यहां सबके बीच में बात कहने के लिए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। रही होंगी कुछ कमियां, और कमियां कभी खत्म नहीं होंगी, कमियां रहती हैं, हमेशा रहती है। लेकिन उसके बावजूद उन सबको इस बात के लिए जरूर पूछना कि जो हुआ है वो भी तो आपके सामने है, उसको भी तो देखिए। ये पहाड़ हम सराय विधानसभा क्षेत्र में चढ़ते चढ़ते उतरते उतरते जिंदगी हमारी खत्म हो गई। पहाड़ों की ऊंचाई कम नहीं हो पाई, पहाड़ों पर चढ़ने का वो दौर समाप्त नहीं हो पाया। आज चाहे आप शाटाधार जाओ, चाहे तुंगासी धार जाओ, चाहे आप मगलूगढ़ा से छतरी जाओ, चाहे आप गतूगढ़ा जाओ, चाहे चपांडी धार जाओ, चाहे बगड़ा धार जाओ, चाहे आप पहली धार जाओ, जहां भी जाएंगे कभी जिक्र होता था जब हम अगली बार जीतेंगे तो हम सड़क जो है वो जाकर के तुंगासी धार में पहुंचाएंगे, हम जाकर के सड़क जो है वहां पर जाकर के सूरत में पहुंचाएंगे, घाट के गांव में पहुंचाएंगे, डार में पहुंचाएंगे, ऐसा बोलते थे, सोमगार में पहुंचाएंगे। हमने कभी नहीं बोला, हमने काम किया। और आज मैं इस बात को कह रहा हूं कि सराय विधानसभा क्षेत्र का हर एक पंचायत को हमने सड़क से जोड़ा। ये सारी धारें जो सड़क के बिना थे, आज वहां पर लोग जाकर के पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं, पर्यटन की दृष्टि से आनंद लेने के लिए जा रहे हैं। चाहे वो कोई भी धार सराय विधानसभा क्षेत्र की है, आज आना जाना आसान हो गया। इस वजह से हुआ, इस वजह से नहीं कि मैं मुख्यमंत्री बना, इस वजह से हुआ कि आप चट्टान की तरह साथ खड़े रहे। और उस वजह से हमको जो मुकाम हासिल हुआ, जब मेरा काम करने का मौका आया तो आपका ऋण चुकता करने की मैंने कोशिश की। जीवन का लक्ष्य, जिस बात को मैं हमेशा कहा करता था, और मैं इस बात को हमेशा कई जगह इस बात का मैं जिक्र करता हूं,
हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ तो डॉक्टर वाईएस परमार पहले मुख्यमंत्री दिल्ली गए। दिल्ली में प्लानिंग की, उनसे पूछा गया कि आपका राज्य नया राज्य बना है, नए राज्य के लिए आप 3 प्राथमिकताएं अपनी बताइए कि 3 प्राथमिकता आपकी क्या है, क्या चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में। उन्होंने खड़े होकर के 3 शब्दों का उच्चारण किया कि मुझे अपने हिमाचल के लिए सड़क सड़क और सिर्फ सड़क चाहिए। ये बात उन्होंने कही थी और उनकी बात कहने का अभिप्राय यह था कि गांव के लोगों के बीच का बोझ उतारना चाहता हूं। और इसी भाव के साथ मैंने सराज विधानसभा क्षेत्र में काम शुरू किया। और आज मुझे इस बात, यहां कई तरह की बातें कहते हैं, किसी को किसी नाम से जाना जाता है, किसी को किसी नाम से जाना जाता है, लेकिन मैंने अपने साथ किसी नाम को जोड़ने के लिए प्रयत्न नहीं किया कि मुझे किसी नाम की वजह से जाना जाए। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, अभी मेरी सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन आज से पहले हिमाचल के इतिहास में जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं 5 साल का कार्यकाल पूरा करने पर भी जितनी सड़कों की लंबाई वो नहीं बना पाए, उससे ज्यादा मैं 4.5 वर्ष में बना चुका हूं। हिमाचल के इतिहास में क्या अवसर होगा सबसे ज्यादा पूरे हिमाचल प्रदेश में बनी, सराज विधानसभा क्षेत्र में तो बनी। कई लोग आते हैं मुझे कहते हैं कि सराज में विकास हुआ, तो मैं यहां का जनप्रतिनिधि पिछले 25 वर्षों से आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा थी। अगर मुख्यमंत्री बना तो पहले मुझे विधायक बनाया गया है और विधायक बनाने में मेरे सराज के भाई बहनों का बहुत बड़ा, नौजवानों का योगदान है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से बिना ये संभव नहीं हो पाता। तो क्या करूं, मैं सराज का काम करना छोड़ दूं? मैंने हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में काम किया। कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं कह सकता जहां पर 300 करोड़ 500 करोड़ की योजना आज की तारीख में नहीं चली हुई है। लेकिन मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र की भी तो जरूरत है। मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए भी हमको काम करना है। अगर सराज विधानसभा क्षेत्र में हमने काम किया है तो मैं समझता हूं कि उन बुजुर्गों का आशीर्वाद, जिनके आशीर्वाद से हम यहां पहुंचे, जिन नौजवानों के साथ से हम आगे बढ़कर के यहां पहुंचे, जिन माताओं का आशीर्वाद, बहनों का आशीर्वाद लेकर के हम आगे बढ़े, उनका ऋण चुकता करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये मेरा जीवन का एक लक्ष्य है कि मैं जब तक भी रहूं सराज विधानसभा क्षेत्र के हर भाई बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का ऋण पाई का जो है मैं चुकता करके जाऊं, ये मेरा प्रयत्न रहेगा, ये मेरी कोशिश। आज तक के हिमाचल के इतिहास में सबसे ज्यादा सड़कों की लंबाई वर्तमान कार्य था। इस बात को समझने की आवश्यकता है। मैं इन बातों को लेकर के अब बहुत लंबी बात में कहकर के आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। कई बार भावुक भी हो जाता हूं इस बात को देख करके, जब मैं देखता हूं कि आपका मन भरा नहीं, आप चाहते हैं कि हम बात करने के लिए आए हैं तो हमारी बात पूरी आराम से सुनी जाए। आप चाहते हैं कि हम अपनी बात को आप तक पहुंचा रहे हैं, उसका समाधान हो। बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें नहीं भी हो पाती। बहुत सारी चीजें आप कह पाते हैं, बहुत सारी चीजें आप शायद नहीं कह पाते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आपकी भावनाओं को मैं सदैव सम्मान करता हूं। आपकी भावनाओं के साथ जो है, आपसे उन भावनाओं की वजह से हम उनका सम्मान करते हुए आगे का हम सफर तय करेंगे। आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे। आने वाले समय में इस विधानसभा क्षेत्र में मेरी तरफ से जयराम ठाकुर आप सभी हैं, आप सभी जयराम ठाकुर बन करके इस विधानसभा क्षेत्र में काम करेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, एक जिम्मा हिमाचल प्रदेश में जो हमारे, मुझे लगता है कि जो हमारे जिम्मे है, अभी चुनाव हुए, 5 प्रदेशों में चुनाव हुए और 5 प्रदेशों में चुनाव होने के बाद परिणाम आए। जब तक परिणाम नहीं आए थे तो कांग्रेस के लोग बड़ा शोर डाल रहे थे, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। मैंने
मैंने कहा आएंगे कैसे, तुम आने की गुंजाइश कहां, बोलता हम आगे बस। और पंजाब के बारे में तो ऐसे बोलते थे कि बस चन्नी साहब आ जाए। जिस दिन रिजल्ट निकला तो मैंने कहा आगे चन्नी साहब, बोलते नहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे चल रहे हैं। मैंने कहा आगे पीछे नहीं चल रहे हैं, वो सब जगह से पीछे चल रहे हैं। परिणाम निकला, दोनों जगह से चुनाव हार गए। और यहां परिणाम 4 प्रदेश दूसरे थे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, चारों में भाजपा की सरकार पहले भी थी और पहले भी थी और फिर से भाजपा की सरकार बनी। हिमाचल डोल रहा है, फिर भी कांग्रेसी बोलते नहीं बोलते यहां तो बंदा हाउस मैंने को पहले का बहुत दुख है इस बात का। थारी सरकार थारी बारी ना चनी पाड़ी इना चनी पुनः साल मुख्य पूरे देश 400 सीटों में 400 से भी ज्यादा उत्तर प्रदेश में सीटें हैं, कितनी आई 2 ही बेजा मुक्का। अब अंदाजा लगाइए आप। और जहां तक मैंने कहा कि रिवाज बना हुआ है, मैंने कहा उस बात को समझना चाहिए कि अब की बार रिवाज बदल गया है और रिवाज बदल गया है इस प्रकार से। उत्तराखंड में फिर धामी जी आ गए, उत्तर प्रदेश में फिर योगी जी आ गए, गोवा में सावंत जी आ गए और जाकर के मणिपुर में हमारे वीरेंद्र सिंह जी फिर से आ गए। सबके सब जगह भाजपा की सरकार। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब बारी का इंतजार मत करना, आपको दिल को बहुत गहरी चोट लगेगी। हम नहीं चाहते कि आपके दिल को गहरी चोट लगे। ऐसे में आज से ही मन बनाओ, बारी का दौर समाप्त है, हमारी बारी चली है, हमारी ही बारी चलती रहेगी। ये मैं आपके दिल में कहना चाहता हूं। भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हिमाचल फिर भाजपा के साथ चलेगा। और 31 मई को आदरणीय प्रधानमंत्री शिमला के रिश्ते मैदान में आ रहे हैं। 16 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री जी चंबा के चौगान में आ रहे हैं और 17 और 18 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जून में धर्मशाला में रहने वाले हैं। ये हिमाचल उनका अपना घर है और हिमाचल के लोग भी उनको अपना मानते हैं, उनको स्नेह करते हैं, उनको प्यार देते हैं। और निश्चित रूप से हिमाचल चलेगा तो मोदी जी के साथ चलेगा, भाजपा के साथ चलेगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से सभी महिला मंडलों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और जो जीत करके आगे बढ़ी है उनको भी बधाई देता हूं। और मैंने तो पहले भी कहा कि जीते तो सब है, हारा ही कोई नहीं है, क्योंकि हमने ये खेल जो है सिर्फ इस भाव के लिए किया है कि हम मिलकर के आगे कैसे बढ़ सके, मिलकर के काम कैसे कर सके, उस भावना का हमने सम्मान करना है। इतनी ही बात कहते हुए आप सब आज के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।